हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ गए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होता है, और थोड़ा बहुत हमने डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया था। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 1। एक्चुअली पूरा चैप्टर एप्लीकेशन के ऊपर है, तो उसके एप्लीकेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है। देखो, अगर डेफिनेशन पे जाएं हम लोग तो डेफिनेशन कुछ ऐसे पढ़ेंगे इसकी कि द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटी। जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहां पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन सबके पास होंगे, इसके पास ना हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको भेज दूंगा हैंड रिटन नोट्स। वैसे मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं ना। इसके अलावा ऐप पे भी आपके हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम वापस एग्जांपल के लिए। मैं आपको अगर बताऊं डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती है। 7 जो बेस क्वांटिटी ऑलरेडी है, उन बेस क्वांटिटी से हम ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटी कितनी कितनी मात्रा में है, बेसिकली वो जो फॉर्मूला ड्राइव होता है उसे डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं फोर्स के बारे में, फोर्स का मैंने यहां अलग से निकाल रखा है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं फोर्स का। ठीक है, देखो फोर्स का कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी देख लेना। एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको एक शीट दिखाई देगी, उस शीट में सबके डायमेंशन फॉर्मूला बने हुए हैं। अगर किसी को इशू आए तो बता देना, एक लेक्चर में बना दूंगा, इसमें सबके डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो दिखा दूंगा। वैसे तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक पता है आपको, मास को मास लिखेंगे, एक्सेलरेशन भी ड्राइव यूनिट है, तो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास मास, मीटर और सेकंड है, ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटी है। तो मास जो होता है वो मास m लिखते हैं मास के लिए। मीटर होता है, मीटर लेंथ है, तो मीटर के लिए L लिखेंगे, और टाइम के लिए और सेकंड के लिए टाइम लिखेंगे। तो जितनी इनकी पावर थी उसी पावर के अकॉर्डिंग हमने मास क्योंकि एक ही बार था तो m1 लिख दिया, मीटर क्योंकि लेंथ था एक ही बार था तो L1 लिख दिया, और सेकंड का स्क्वायर था इसलिए t का स्क्वायर कर दिया। और उसको बड़े वाले ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं। बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसमें बंद करना होता है डायमेंशन फॉर्मूला को। अच्छा, इसके बाद ये क्योंकि t नीचे था, t को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इट इज m1 L1 T-2। जनरली बच्चों मैं आपको बताऊं ना तो 90% 11th क्लास में जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें 3 ही बेस क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, बाकी भी आती है, ऐसा नहीं है। हम देखें तो क्वांटिटी की बात करें तो अगर हम लोग अलग अलग सिस्टम की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, सिस्टम कोई सा भी हो, CGS हो, MKS हो, FPS हो, सिस्टम कोई भी हो, लेकिन जो आपका क्वांटिटी होती हैं उनकी डायमेंशन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं MKS सिस्टम को और CGS को, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। ठीक है, हमारा सिस्टम 1 जो है हमारा वो MKS या SI सिस्टम में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और दूसरा आपका है CGS। ठीक है, अब इन दोनों सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो मास की जो क्वांटिटी, मास की जो आपका यूनिट है वो है किलोग्राम MKS में, CGS में क्या है ग्राम है, लेंथ का क्या है MKS में मीटर है, CGS में सेंटीमीटर है, और टाइम का दोनों में सेकंड है। लेकिन अगर मैं फोर्स को CGS में लेके आऊं, अगर मैं फोर्स को MKS में लेके आऊं, तो दोनों केस में जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा वो सेम होगा, और यही एप्लीकेशन है इसकी पार्ट 1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो इस वाले एग्जांपल को देखो, ये हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के डायमेंशन नहीं निकाल सकते आप। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, टाइम होता है t, तो हमने लेंथ अपॉन t लिखा, फिर लेंथ को t को ऊपर ले गए तो LT-1 हो गया। बट बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम लोग जब जनरली डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो 3 क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं, एक मास, लेंथ और टाइम। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने मास तो है ही नहीं वेलोसिटी में, तो हमने क्या किया, मास को 0 कर दिया। तो आपको कई जगह ऐसा दिखाई देगा m0, समझ जाना उसमें वो है नहीं, बट उसको लिख दिया, जैसे कि m0 L1 T-1। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर ये m0 नहीं लिखेंगे तो क्या मार्क्स कटेंगे। ऐसा मार्क्स नहीं करते हैं, बट हमारा क्राइटेरिया है, हम लोग क्या करते हैं मास भी लिख देते हैं। ठीक है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। फिर भी ये अच्छा लगता है ना लिखा हुआ m0 L1 T, मतलब उसमें तीनों क्वांटिटी कवर हो गई। यहाँ पर देखो तीनों आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट बेस क्वांटिटी है उसमें 3 ही आपके जनरली डायमेंशन फॉर्मूला में आएंगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ये आपको बताऊंगा बाद में मैं कि कुछ हमारे पास ऐसे कॉन्स्टेंट आते हैं कि डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन पढ़ाऊंगा मैं बाद में आपको, डायमेंशन फॉर्मूला जब पार्ट 2 करेंगे हम लोग, एक लिमिटेशन है
कि जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको इस फॉर्मूले से और इस तरीके से हम लोग ना तो उसको पता कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली पता करते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला, पता नहीं सुना है नहीं सुना, एक फॉर्मूला होता है आपका पेंडुलम का, फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर मैं डिस्कशन करूं तो इस फॉर्मूले में टाइम की आपको डायमेंशन यूनिट पता है, टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, लेंथ की होती है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी भी होती है। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। लेकिन 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, 2 की भी नहीं होगी यूनिट, अपना पाई की यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला से तो 2 पाई तो मिलेगा ही नहीं हमें। तो 2 पाई को हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। तो ऐसी ये एक लिमिटेशन भी है जो हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी अपनी डायमेंशन नहीं होती। एग्जांपल के लिए आपका कोई भी 1 2 3 कुछ हुआ या पाई हुआ या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हुआ, ये एक्सपोनेंशियल ई अब पढ़ेंगे आगे, मैथमेटिक्स में आएगा आपका। इसके अलावा अगर हम लोग अच्छा एक एग्जांपल दे दूं मैं, तुम लोगों ने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा F = कैपिटल G m1 m2/r²। वहां पर हम लिखते थे कि G इज अ कांस्टेंट, लेकिन वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। कई बच्चे मिस्टेक कर देते थे, मैं डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा आपको। तो G जो है वो डायमेंशन, कैपिटल G की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले की, F = कैपिटल G m1 m2/r²। ये पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर 9th क्लास के अंदर। तो कई बच्चे ये सोचने लगते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट पढ़ाया जाता है कि सर ये जी जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात हो रही है। कुछ कांस्टेंट आते हैं कि कोई डायमेंशन नहीं होती, बट इसकी डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान सुनना एप्लीकेशन को। देखो इस हम जो डायमेंशन बहुत देर से पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है। देखो होता क्या है, हमारे पास कभी कभी इस तरीके से होता है कि आपको ये तो पता है कि MKS में इसकी यूनिट ये है, बट CGS में इसकी यूनिट ये है, बट दोनों का रिलेशन क्या है। तो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूटन आपका MKS या SI सिस्टम में होता है। CGS में क्या होता है, CGS में डाइन होता है। दोनों का रिलेशन क्या है, इससे पता कर लेंगे। एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ी है, जूल पढ़ी है, बट जूल आपने पढ़ी है बड़ी यूनिट है, MKS से SI यूनिट है। लेकिन एक होती है अर्ग, ERG अर्ग, वो होती है छोटी यूनिट। जैसे कि आपका मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो अर्ग क्या है, छोटी यूनिट है। तो दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इससे पता करेंगे। तो हम लोग 4 बेसिकली फंडामेंटल हम लोग जो 4 एप्लीकेशन यूज करते हैं। एक है आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सेकेंडली चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। अब मैं आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला आपको एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। मैंने बोला F = mv³/r। मैंने कहा फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब तुम एक अननोन पर्सन हो, तो मैंने फॉर्मूला आज तक जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, और मैं आपसे बोल रहा हूं ये फॉर्मूला सही है गलत है। तो डायमेंशन तुम्हें ये इस बात की पावर देता है कि तुम इस फॉर्मूले को चेक कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला कि फॉर्मूला सही या गलत है, किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। सेकेंडली डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। अब जैसे कि फॉर्मूला लिखा मैंने, अब मेरे को नहीं पता था ये फॉर्मूला, मैंने तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मैंने बोला यार जो फोर्स होती है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब कुछ घूमती है उस पे लगती है। या मैंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई एक पैरामीटर किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो उनका आपस में रिलेशन क्या बनेगा। ये फॉर्मूला कल को mv³/r है, mv² × r हो सकता था, या m/v² हो सकता था। तो पता नहीं क्या फॉर्मूला होगा, वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, वो भी करेंगे। और लास्ट स्टेज, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी, कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कोई अननोन क्वांटिटी, कोई ABCD रख दिया और बोला गया इसकी डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो आप किसी भी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन भी पता कर सकते हैं बाय दिस द डायमेंशन फॉर्मूला। तो यही एप्लीकेशन की, और पूरा चैप्टर इसी बना है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, पहला वाला करेंगे जो पार्ट 1 हमारा हो जाएगा, फिर हम बाकी 3 एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सिंपल समझो, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आ गया आप लोगों को। मैं फिर बता देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है। आपने फॉर्मूला लिखा, उसके आगे एक आपने क्वांटिटी लिखी, उसके आगे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को बिल्कुल एंड तक ओपन कर लिया, मास एक्सेलरेशन को भी ओपन कर लिया। उसके बाद जो जो बेस क्वांटिटी हैं उनको आपने उनका सिंबल लिख दिया। मास है तो m लिख दिया, लेंथ है तो l लिख दिया, टाइम है तो t लिख दिया, करंट है तो A लिख दिया, A मतलब एम्पियर, कैंडला है तो CD लिख दिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वो 7 में से कोई भी। वैसे जनरली 3 ही आती है, फिर बता रहा हूं आपको। तो एग्जांपल के लिए तो हम लोग पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में जब कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, देखो जरा हमने क्या किया। एक बात समझो, सुनो, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, कॉमन सेंस है मतलब वो। एक बात बताओ, आप किसी दुकान वाले के पास गए, आपने उससे बोला भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो, उसने आपको 1 केजी चीनी तौली और आपको दे दी। आप खड़े थे, दूसरा बंदा आया, बोला मुझे 1000 ग्राम चीनी दे दो,
तो एक बात बताओ, उसने ग्राम में चीनी मांगी, तुमने किलोग्राम में मांगी, तुमने मांगी एमकेएस में चीनी, मतलब समझ आना एमकेएस में, उसने मांगी सीजीएस में, क्या दोनों की क्वांटिटी अलग अलग थी? उसने वही 1 किलो का बाट रखा और 1000 ग्राम उसे तौल के दे दिया। इसका मतलब आपकी जो क्वांटिटी होती है, सिस्टम कोई सा हो, क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। तो वही हम लोग करते हैं कि भाई क्वांटिटी इन सिस्टम 1 जब क्वांटिटी सिस्टम 2 के बराबर होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग कन्वर्जन, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मतलब क्वांटिटी इन 1 इंटू क्वांटिटी इन 2। अब क्वांटिटी दो चीज से मिलकर बनती है। आप उसके पास दुकान वाले से आपने क्या बोला, मुझे 1 kg चीनी दे दो, या मुझे 5 लीटर चीनी मतलब दूध दे दो, या मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो। यहां पर दो चीज यूज कर रहे हैं आप, 5 1 kg 5 लीटर 3 मीटर, तो 1 2 3 क्या आ रहा है नंबर, और केजी लीटर मीटर क्या आ रहा है यूनिट। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी दो चीज से मिलकर बनती है। तो क्वांटिटी में एक तो होता है नंबर और एक होता है यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी दो चीज से मिलकर बनती है, लेकिन सिस्टम क्योंकि अलग अलग हो जाता है तो नंबर अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए चीनी सेम थी, ठीक है, आपने बोला चीनी जो थी वो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 थी, लेकिन जब वो एक सिस्टम में नाप रहे थे तो वो था 1 kg, लेकिन जब अदर सिस्टम में नाप रहे थे तो वो क्या था 1000 kg। तो हम बोलते हैं कि क्वांटिटी तो बराबर है दोनों केस में, लेकिन उनका नंबर बदल गया है और उनकी यूनिट बदल गई है, लेकिन है इक्वल। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कन्वर्जन करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बताता हूं। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल के लिए पहले मैं पूरा फॉर्मूला बताता हूं कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। एक होमवर्क के लिए भी रहेगा क्वेश्चन आपका। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिख दिया हमने। अच्छा, तो n1 क्या रहेगा, अब पहले वाली डायमेंशन तो कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा भाई। अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन क्या रहेगी सेम। क्वांटिटी हमारी क्या है, वेट है ना इस वाले केस में। अगर हम लोग चीनी वाली बात करें तो वेट हमारी क्वांटिटी है। अच्छा, तो n1 एज इट रखा, u1 क्या आएगा m1 l1 t1 abc, पावर नहीं पता हमें क्या है, पावर जो भी रहेगी, और n2 m2 l2 l2 abc। नहीं समझ आया चिंता मत करना, क्वेश्चन होगा तब समझ आएगा। अब हमने क्या किया, ढंग से सुनना, इस वाले ये हमें निकालना है n2 सेकंड वाला, हमने इसको उठा के इसके नीचे ले आए। तो n2 एज इट इज रहेगा, n1 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, ये उठा के इसके नीचे ले आए, ये आ गया m2 l2 ये। अच्छा एक बात बताओ, दोनों की पावर सेम रहेगी क्योंकि डायमेंशन सेम रहेगी। अगर 4 से डायमेंशन सेम रहेगी तो इन दोनों की पावर सेम है, तो m1 m2 के नीचे ले आए और पावर दोनों कॉमन करके कर दी a। इसके बाद l1 l2 के नीचे ले आए, दोनों की कॉमन पावर कर दी b। t1 t2 के नीचे ले आए, दोनों की पावर कर दी c। और यहां से n2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ढंग से सुनना। एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल मैं होमवर्क पे दूंगा तुम्हें करने के लिए, वो देख लेना, उसके बाद में मैं आपको अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। और यहां एक बात लिखी है, वेयर न्यूटन इज द एसआई यूनिट एंड डाइन इज अ सीजीएस यूनिट। तो न्यूटन क्या है आपका एसआई यूनिट है, ठीक है, और जो भी इसके बनेंगे हम लोग डायमेंशन देख लेंगे, और डाइन सीजीएस यूनिट है। अच्छा, सॉल्यूशन लिखेंगे तो सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इन एनी क्वांटिटी ऑफ एनी क्वांटिटी इज सेम इन ऑल सिस्टम। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। तो हमें क्या करना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 डाइन। 1 न्यूटन को हमने क्या लिखा, n2 डाइन। n2 मतलब आपका नंबर में निकालना कितनी डाइन होंगी उसमें। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट किया है ये वाला, ये आप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, आपको समझाने के लिए किया। तो हमने क्या लिखा, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स निकाल लो अलग से। आप खाली इतना लिख देना, वी नोट है डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है। लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब उसने बोल दिया फोर्स है तो टीचर मान के चलता है कि डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता होगा। तो लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आप इतना एक्स्ट्रा लिख देना कि वी नो कि डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का ये होता है, लिख दिया। अच्छा, अप्लाई n1 u1 बराबर n2 u2, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है 3 नंबर में। हाँ देखो, तो n1 u1 बराबर n2 u2। हमने क्या लिखा, n1 एज इट इज लिखा, u1 के बजाय लिख दिया m1 l1 t1। सबके 1 1 लगाया, पहली यूनिट है सिस्टम। दूसरे में सब में 2 2 लगाया, कोई सेकंड यूनिट है। पावर abc कर दी, पावर आएगी सेम क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। अब हमने क्या किया, l1 देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। तो इसमें भी वही रहेगा और इसमें वही रहेगा। तो m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या किया, इस पूरे को उठा के ले गए नीचे। तो इस पूरे को उठा के नीचे ले गए और अलग अलग कर लिया। देखो, इसको लेके गए नीचे की तरफ, तो m1 के नीचे m2 आ गया और पावर दोनों कितनी है, 1 1 आ गई। l2 के नीचे l1 के नीचे l2 आ गया क्योंकि इसको नीचे लेके गए ना, और पावर आ गई 1। t1 के नीचे t2 आ गया, पावर आ गई दोनों की कॉमन -2। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मास, टाइम और सेकंड की यूनिट रखें, कितना कितना होता है। तो मास फर्स्ट यूनिट में था केजी, किलोग्राम, और सेकंड में क्या है, ग्राम।
इस वाले में लेंथ क्या है मीटर, अगले वाले में क्या है सेंटीमीटर, इसमें टाइम क्या है सेकंड, दूसरे में सेकंड, तो टाइम तो कैंसिल ही हो जाना है। अब हम क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 ग्राम, नीचे एक ग्राम है। मीटर को करेंगे सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, नीचे एक ही सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, और वहां तो कुछ बचना ही नहीं। अब देखो ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, ये वाला इस ग्राम से ये वाला ग्राम हो गया कैंसिल, 1 बचेगा, छोड़ दो उसको। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, 10 की ये 1000 बचा और ये 100 बचा, 1000 100, एक सिंपल समझ लो, 1000 है और 100 है, तो 10 की पावर क्या हो गया 5। तो हमने लिख दिया n2 बराबर आ गया 1। अच्छा ये n1 पता है ना, 1 है, 1 न्यूटन चल रहा है, तो 1 n1 क्या है 1 है हमारा, तो 1 हमने यहाँ पुट कर दिया, 10 की पावर 5 n2 हो गया आपका, n2 आ गया 10 की पावर 5। अब जो आपका फॉर्मूला था पहले इक्वेशन 1 थी, सब पुट कर दो, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। आपको इसी तरीके से करना है, बस ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको आपके समझ के लिए। तो एक जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क के लिए वो लिख लेना, आपको क्वेश्चन रहेगा घर के लिए कि आपको क्वेश्चन है कि 1 जूल में JOUL जूल में कितने अर्ग होते हैं, N2 अर्ग, ERG अर्ग, और ये किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, एनर्जी की, ठीक है। एक आपका CGS है, अर्ग CGS में होता है, ERG अर्ग CGS में होता है, और आपका जूल जो होता है वो एनर्जी की MKS में होता है। तो ये आप करना, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, और इसको उतार जरूर लेना सब चीजों को, ठीक है। इसकी हम एक प्रैक्टिस सेशन और करेंगे जहां मैं कुछ डायमेंशन और कुछ और करना सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्या करते हैं।